हेलो स्टूडेंट्स, ME 309 सब्जेक्ट में जो यूनिट हमारा चल रहा है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी क्या क्या कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उसको डिस्कस किया था। आज हम कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो कॉस्ट को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट, सेकेंड इज फैक्ट्री कॉस्ट, थर्ड इज ऑफिस कॉस्ट एंड लास्ट इज टोटल कॉस्ट। अब इन सब के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या है या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे हम जितने भी कॉस्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो उसमें से जो भी डायरेक्ट खर्चे जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड कर देंगे तो आपकी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। सेकेंड वन इज फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगी, जो आपकी प्राइम कॉस्ट आई है उसमें आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ दो। यानी टोटल जो आपकी डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट है उसमें आप अगर जो कॉस्ट आपको निकालनी, सब ये जैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी, तो फैक्ट्री में जितने भी ऊपर के खर्चे, जितने भी ओवरहेड्स है उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो जाएंगे आपका फैक्ट्री का रेंट, उसमें जो मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज, जितने भी टूल्स लगे हुए उनका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, फैक्ट्री या प्रोडक्शन शॉप का जो लाइटिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे किस में आ जाएंगे आपके फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ये आपकी मिला के बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री से बाद आता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनकर ऑफिस में, जैसे उसमें अपन क्या आगे ऐड करेंगे ऑफिस के खर्चे। तो फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऑफिस के खर्चे ऐड कर दो, उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये ऐड करने पर क्या आ जाएगी आपकी ऑफिस कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या हो जाएंगे आपके, जैसे ऑफिस में जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, चाहे लैपटॉप, पीसी, उनका खर्चा, देन जो मशीनरी रखी हुई है, जेरोक्स मशीन, आपकी प्रिंटिंग मशीन, ये सारे इनका जो चार्ज है, टेलीफोन वगैरह, ये सब इनका चार्ज, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, ये सब किस में आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो इसको फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ते ही आपकी क्या आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऑफिस कॉस्ट में लास्ट में आपने प्रोडक्ट के जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, यानी इसको सेल करने के लिए सेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको गोडाउन में या फिर होलसेलर तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी कन्वेंस का खर्चा है या फिर इसके पैकिंग का चार्जेज है, ये सारे आ जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये दोनों ओवरहेड मिलाते ही आपके आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये प्रोडक्ट की, इसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो अपनी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस। और अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट में से लॉस को माइनस कर देंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके इन 4 कॉस्ट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स आपके चलेंगे। हर में क्या होगा, इन कॉस्ट में बस वेरिएशन दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलिंग प्राइस निकालनी या फिर टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो सारे न्यूमेरिकल्स इन कॉस्ट के बेस पे होगी। इसको अगर हम चार्ट फॉर्म में लिखें तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के 3 पार्ट हो गए आपके, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। देन मटेरियल फर्दर हो गया डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। जो लेबर हो गया आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एंड अदर एक्सपेंसेस क्या हो गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे लेबर हो या अदर एक्सपेंसेस, इन सबको क्या कहेंगे ओवरहेड्स। एंड डायरेक्ट आपके 3 डायरेक्ट जो है वो मिलके क्या बन जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब इन ओवरहेड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि ओवरहेड क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट आपका फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड, थर्ड इज सेल्स एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चारों मिला के आपके क्या हो जाएंगे टोटल ओवरहेड्स। नेक्स्ट है आपके जो कंपोनेंट, जो ये पार्ट्स पढ़े हैं, इसको अगर ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, ये 3 आपकी कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों मिलके आपकी क्या हो गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपने क्या ऐड कर दिया फैक्ट्री कॉस्ट, यानी फैक्ट्री के ओवरहेड, तो क्या कहलाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री एक्सपेंस का मतलब है ओवरहेड,
एंड फैक्ट्री कॉस्ट मतलब है ओवरहेड को उसमें आपने प्राइम कॉस्ट में ऐड किया है तो जो कॉस्ट आई वो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी। इसका दूसरा नाम वर्क्स कॉस्ट भी है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में हो सकता है कभी आपको फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से पूछेंगे या फिर वर्क्स कॉस्ट के नाम से। फैक्ट्री में आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी ऑफिस के खर्चे ऐड किए, तो ये आ गई आपकी टोटल कितनी, ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट के दूसरे नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन मीन्स फैक्ट्री शॉप जहाँ पर आपके प्रोडक्शन हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट। तो ऑफिस कॉस्ट का आपको नाम याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट या फिर इसको कह सकते हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग है टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट या लॉस ऐड कर देंगे तो आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो आपका माइनस हो जाएगा। अब आते हैं ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स हमने 4 कैटेगरी पढ़ी है, इसमें कुछ डेफिनेशंस है कि द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट। ऑफिस किसी भी कंपनी किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में वो खर्चे जो हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के पर अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हुआ, डायरेक्ट लेबर हुआ, उनकी रेट कैसे, जैसे डायरेक्ट लेबर की रेट कैसे डिसाइड होगी आपकी कि वो कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। डायरेक्ट मटेरियल भी कहाँ से इन्वॉल्व होगा कि इस रॉ मटेरियल से आपने ये फिनिश गुड बनाया है तो वो डायरेक्टली उस मटेरियल के लिए यूज हुआ है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट उसके लिए अप्लाई होगी। बट जो ओवरहेड्स है, जो ऊपर के खर्चे है, वो किस पे अप्लाई होते हैं, टोटल प्रोडक्शन पर। सपोज आपके 1000 यूनिट्स का कोई प्रोडक्शन है फैक्ट्री शॉप में आपके, तो जो ओवरहेड्स है, जैसे फैक्ट्री का पूरा जो रेंट है, फैक्ट्री का जो लाइटिंग चार्ज है, उसको आप उसका खर्चा पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसका खर्चा उसमें एक प्रोडक्ट में आप नहीं जोड़ सकते। वो कहाँ कब लागू होगा, टोटल प्रोडक्शन होने पर टोटल कॉस्ट में। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है आपकी ओवरहेड्स। नेक्स्ट है अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। इसमें 2-3 डेफिनेशन है आपकी। फर्स्ट है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है, इट इज़ ए लोकेशन, प्रोसेस और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी प्रोसेस जिसमें हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कॉस्ट उसको अलोकेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, This cost unit is a unit or quantity of product, service or time in relation to which cost may be ascertained or expressed. जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो यूनिट है, जो क्वांटिटी है, वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट यूनिट। जैसे अगर आपका जॉब प्रोडक्शन है या बैच प्रोडक्शन है, तो जॉब प्रोडक्शन में आपका क्या हो जाएगा, 1 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, सिंगल। और बैच में क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स विच मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट 1 और मोर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन तो जितने उसकी यूनिट्स है, जितने उसकी क्वांटिटी है, वो क्या बोला जाएगी, उसकी कॉस्ट यूनिट। नेक्स्ट है अलोकेशन। अलोकेशन इज द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स। अब अलोकेशन क्या होगा, जितनी भी टोटल कॉस्ट है आइटम्स के, होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट, उसको कॉस्ट सेंटर में अलोकेट करना, उसको उस प्रोपोर्शन में, उस रेशियो में उसको अलोकेट करना, उसको देना, डिवाइड करना, ये क्या कहलाएगा आपका अलोकेशन। जैसे सैलरी ऑफ सेल मैनेजर इज अलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट। अब जैसे क्या किया डिपार्टमेंट वाइज, तो सेल्स डिपार्टमेंट आपका क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया। सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर को किस में अलोकेट किया है, सेल्स डिपार्टमेंट में, यानी सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा कि जो सेल्स मैनेजर है उसकी सैलरी का जो भी खर्चा है वो कौन देखेगा, उसका सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गया, उसका अलोकेशन हो गया, यानी आपने उसको उस जगह अलोकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स। It is the process of splitting up an item of overhead cost and charging it to a different centers proportionally on an appropriate basis. अब
जो जितने भी डिफरेंट अलग अलग सेंटर्स है, जो कॉस्ट सेंटर है, उसको जो टोटल कॉस्ट को उस प्रोपोर्शन में, यानी किस डिपार्टमेंट का कितना एक्टिव रोल है, उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट को अलोकेट करना क्या कहलाता है? अपॉर्शनमेंट। अब आते हैं आपके ओवरहेड्स को एक दूसरी तरीके से भी कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे एक कैटेगरी तो हो गई जिसमें ओवरहेड्स को हमने 4 तरीके से डिवाइड किया है: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा तरीका है इसको कैटेगराइज करने का कि ओवरहेड्स मेनली 2 कैटेगरी में हो सकते हैं, एक फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स क्या होंगे? जो आपके ओवरहेड्स फिक्स रहे कब? जब आपका प्रोडक्शन वेरी कर रहा हो, यानी आप अगर आपकी कंपनी में अगर एक बार 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी बार 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, बट जो ओवरहेड्स फिक्स रहेंगे, चाहे वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो चाहे 1000 यूनिट का, तो वो कहलाएंगे आपके फिक्स ओवरहेड्स। और जो ओवरहेड्स प्रोडक्शन के साथ वेरी कर जाएगा, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो ओवरहेड्स आपके बढ़ेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वेरिएबल ओवरहेड्स। सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे कि जैसे आप फैक्ट्री में लाइटिंग चार्जेज है, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा चल रहा है, डे शिफ्ट की जगह डे प्लस नाइट शिफ्ट चल रही है, प्रोडक्शन आपका बढ़ गया है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वहाँ पे लाइटिंग चार्जेज बढ़ेगा, यानी वो ओवरहेड्स प्रोडक्शन के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब फैक्ट्री का रेंट जो है, उसमें जो मशीन्स रखी हुई उसका डेप्रिसिएशन चार्जेज है, वो चाहे आप प्रोडक्शन 100 यूनिट हो चाहे 1000 यूनिट हो, वो आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 100 यूनिट्स पे भी उसका उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा, 1000 यूनिट्स पे भी उसका उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। रेंट आपका फैक्ट्री का वही रहेगा चाहे आपका प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा, तो ये क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब डेप्रिसिएशन वर्ड क्या होता है? जैसे टाइम के साथ किसी भी मशीन की या प्रोडक्ट की जो वैल्यू में कमी आती है, जो डाउनफॉल आता है, उसको क्या कहलाता है वो डेप्रिसिएशन। सपोज आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज़ में, अब आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज़ नहीं होगी, अगर वो वैल्यू डाउन होगी, सपोज उसकी वैल्यू आपकी 70,000 रह गई है, तो ये जो 30,000 का जो लॉस हुआ वो आपका क्या हुआ? उसका डेप्रिसिएशन चार्ज। क्लियर? अब फिक्स्ड ओवरहेड के एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स। अब सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स कौन होंगे? जो ऑफिस स्टाफ में जो मैनेजर पोस्ट पर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो ऑफिसर्स है, जैसे आपकी जनरल मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो गया, ये इनकी जो मैनेजर की सैलरी क्या रहेगी? आपकी फिक्स रहेगी, चाहे आपकी कंपनी में प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता है। कहाँ होगा? लेबर, जो डायरेक्ट लेबर चार्ज है, जैसे जो लेबर डायरेक्टली मशीन पर वर्क कर रहा है, वो अगर 10 यूनिट बना रहा है तो उसकी सैलरी कुछ और होगी, और अगर वही लेबर आपकी 10 की जगह 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगी? उसकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी सैलरी किस पे डिपेंड कर रही है? यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स पर, कितने यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। सेकेंड है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। अभी आपको बताया कि जितनी भी मशीन है, शॉप में इक्विपमेंट्स है, उनका डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? सेम रहेगा थ्रू आउट, चाहे वो प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। अब जितने भी कैपिटल इक्विपमेंट है, जो कैपिटल इक्विपमेंट मीन्स जो उस फर्म की, उस कंपनी की जो संपत्ति है, जो उनकी कैपिटल एसेसमेंट है, उन पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग का रेंट सेम रहेगा। इंश्योरेंस चार्ज, पोस्टेज, टेलीफोन एट्सेट्रा, तो इनके चार्जेज आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज नहीं होंगे। अब वेरिएबल ओवरहेड्स क्या हो जाएंगे? जो वेरी करेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो इसमें आ गया पावर एंड फ्यूल कंज्यूम। अब आपके पावर में आ गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, अगर आपके कोई सपोज आपका कोई प्लांट है, वहाँ पे आपको फ्यूल आपका कंज्यूम हो रहा है, तो फ्यूल का डायरेक्टली लिंक किससे होगा? प्रोडक्शन से। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपको फ्यूल की क्वांटिटी भी उतनी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ये कैसे बढ़ेगा? जितनी मशीन्स आपकी ज़्यादा टाइम चलेगी उसमें
प्रॉब्लम्स भी आएगी, उसके रिपेयर की मेंटेनेंस की नीड भी रहेगी। तो जितनी मशीन काम में आएगी, जितने टूल्स आपके काम में आएंगे, उतना रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस उसका बढ़ेगा। कंज्यूमेबल स्टोर सप्लाई। अब स्टोर सप्लाई में जैसे सैलरी ऑफ स्टोर स्टाफ, ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टोर में आपका जो प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है वो भी आपका बढ़ेगा, चाहे वो रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, फिनिश गुड जाके आपके स्टोर में सेव हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो उसके स्टाफ की सैलरी आपके उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। स्टेशनरी रिक्वायर्ड इन स्टोर, स्टोर से रिलेटेड स्टेशनरी है वो वेरी कर सकती है। लाइटिंग चार्जेस फॉर स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन टूल्स। अभी आपको पता है मशीन के साथ साथ टूल्स भी जितने ज़्यादा वर्क में आएंगे, काम में आएंगे, उतना ज़्यादा उसमें वियर एंड टियर के चांसेस रहेंगे। टूल टूट भी सकता है तो रिपेयर के खर्चे भी हो सकते हैं उसमें, और अगर रिपेयर नहीं होते तो न्यू टूल्स मंगवाने के लिए उसके एक्सपेंसेस भी क्या आ जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स की कैटेगरी में। बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी रिड्यूस्ड। अब टोटल कॉस्ट हमने देखा क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट या लॉस। टोटल कॉस्ट को हम ये भी कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वो क्या कहलाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। अब अगर हमारा प्रोडक्शन कम है तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट आपकी वही रहेगी, कौन सी वेरी करेगी, वेरिएबल कॉस्ट। और प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो दोनों में सेम है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें, सपोज आपके एक 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन है टोटल कॉस्ट में, और एक आपका 1000 यूनिट्स का है। अब दोनों के लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके सेम है, फिक्स कॉस्ट आपकी सेम है। तो हम अगर प्रोडक्शन का अमाउंट बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके एक रीजनेबल लेवल पर आ जाएंगे, जिससे आपके वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से वो क्या होगा, आपके टोटल कॉस्ट में वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। यानी आप 100 यूनिट्स का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी आपके फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, और आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिए तो फिक्स कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, उस रेशियो में उससे कम हो जाएगी, तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम और क्लियर से जब ब्रेक इवन चार्ट बढ़ेंगे उसमें आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।